Hello students, I am Vivek Pankade and we are studying statistics for economics at economics classroom style. Here we are studying presentation of data. अभी तक हमने उसमें दोनों टाइप्स जो हमारे ज्योमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी वाले थे वो देख लिए हैं. Now it is time for arithmetic graphs, line graphs and टाइम सीरीज ग्राफ. ये अरिथमेटिक लाइन ग्राफ जो है ना, ये नाम अभी वैसे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, लेकिन ये वही लाइन ग्राफ है जो आप आज तक बनाते आए हैं. और जो नॉर्मल ग्राफ आप बनाते थे, भाई पेपर पे एक ऐसे लाइन खींचिए, पॉइंट्स लगाए, लाइन जोड़ दी या कर्व बना दिया, ये वही वाले ग्राफ है जो आप अभी तक बनाते हैं. ठीक है. सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी टेक्निकल और ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो कि आपको नहीं पता है. इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता है. So this is one of the simplest graphs which we usually make. Okay. So वो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम वगैरह वहां पे थोड़ा सा वैसा कैलकुलेशन था. यहाँ पे काफी इजी काम है कि you just have to mark the points and join the points to get a graph or to maybe get a curve. Okay. So let us start with this. Presenting data on graph and getting points. सबसे पहले तो क्या करते हैं, ग्राफ पे डेटा को प्रेजेंट किया, और जब ग्राफ पे डेटा को प्रेजेंट किया तो कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसका हाइट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, तो वो कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं. जॉइन पॉइंट्स टू गेट द ट्रेंड. अब आपको एक्चुअली पता करना है कि राइजिंग ट्रेंड है या डाउनफॉल है उसके अंदर, या फिर स्टडी है, या फिर कौन से पर्टिकुलर फेज में स्टडी है, तो उसके लिए आपको उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो लाइन या वो कर्व दिखेगा, तो आप समझ पाएंगे कि वो कर्व किस तरफ जा रहा है. ओके. सो ट्रेंड मींस कि जो एक्चुअली में वो रिप्रेजेंट करना चाहता है. ओके. ट्रेंड डज नॉट मीन ये फैशन ट्रेंड वगैरह वो नहीं, ये ट्रेंड है उस डेटा का, उस वेरिएबल का जो आपको स्टडी करना है. तो आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स लगा दिए, लाइन या कर्व बना दिया. ओके. ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अरिथमेटिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अंडरस्टैंड. मतलब जो भी वेरिएबल के बारे में आप पढ़ रहे हो, जैसे मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो जो ग्राफ का हर एक पॉइंट है ना, वो हर एक पॉइंट आपको किसी ना किसी वैल्यू के बारे में बता रहा है. मतलब वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेरिएबल की. हो सकता है कि वो वैल्यू हाई हो, या हो सकता है कि वो वैल्यू लो हो, व्हाटएवर. तो ये जो हायर और लोअर वैल्यूज हैं, ये हायर और लोअर वैल्यूज एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में वो ग्राफ बनाया जाता है, और वो ग्राफ के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके. नाउ दिस इज दिस. देन दिस ग्राफ शोइंग अरिथमेटिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. जो ग्राफ अरिथमेटिक वैल्यूज को शो करता है, यानी कि वो जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी हैं, उनको जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है थ्रू अ लाइन, इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. इसको टाइम सीरीज ग्राफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजुअली जो टाइम वाली सीरीज रहती है ना, जिससे किसी भी चीज को टाइम के रेफरेंस में शो करना है, सो यूजुअली उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइप से लाइन से ही शो किया जाता है, इसलिए उसको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहा जाता है. तो क्या करते हैं, एक तरफ नीचे टाइम दे देते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नीचे वाली एक्सिस पे वो लिख देते हैं, या 2011, 12, 13, और 11 के ऊपर उसका पॉइंट, 11 के ऊपर उसका, जैसे काइंड ऑफ पॉपुलेशन और व्हाटएवर द अर्निंग्स और मे बी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसा कुछ भी यदि आपको प्लॉट करना है किसी टाइम के अगेंस्ट, तो फिर वो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे आपका जो भी वेरिएबल है वो उसको प्लॉट कर देते हैं और ट्रेंड देते हैं. अब ये लाइन ग्राफ का बेनिफिट क्या है पता है, वो तो हम देखेंगे, मेरिट्स वगैरह उसके क्या है, लेकिन मतलब यूजुअली आपको लाइन देख के समझ आ जाता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या ये मोस्ट ऑफ थोड़ा स्टेडी है यार, ये तो थोड़ा नीचे जा रहा है ग्राफ, ऐसा कुछ. ओके. सो ये जो ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. इस ग्राफ का हर एक पॉइंट किसी ना किसी अरिथमेटिक वैल्यू को दिखा रहा है. ओके. वैल्यू को दिखा रहा है. अब देखो, इस ग्राफ को बनाने के लिए ये आपका बहुत ही पुराना साथी आपने देखा हुआ होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को कहा जाता है एब्सिसा. एब्सिसा, ये सी साइलेंट रहता है. ओके. सो एब्सिसा कहा जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है, इसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है. तो इसके क्या क्या नाम हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा. इसके क्या क्या नाम हो गए, ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस. सो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे. ठीक है. सो रेफरेंस के लिए अब ये जो चार इन्होंने
क्वाड्रेंट्स बना दिए। देखो लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है ना एक दूसरे को, 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स उन्होंने बना दिए हैं, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में सर, और नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड में। इसलिए जब भी एक्स इधर लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस एक्स से तो इधर माइनस में वो अपने जो लाइन होती है अपन नंबर लाइन पढ़ते हैं, माइनस इधर रहता है फिर इधर प्लस ना, आपकी तरफ से ऐसे लिखिएगा ना, माइनस इधर और प्लस इधर, तो ये नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद वाई एक्सिस का इजी है, ऊपर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे हो रहा है तो नेगेटिव, इसलिए इस एक्सिस के नीचे जहां जहां भी y लिखा रहेगा दैट इज माइनस वाई, और ऊपर जहां भी लिखा रहेगा वहां पे प्लस वाई प्लस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि अपर साइड का जो भी y है वो y पॉजिटिव है, लोअर वाला नेगेटिव है, लेफ्ट वाला x नेगेटिव है, राइट वाला x पॉजिटिव। ठीक, तो ऐसे इन्होंने रिप्रेजेंट करने का बता दिया। अब 90, ये तो देखो पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो आपको पता ही है कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, 99% आप जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ में आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज नहीं करते, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते। क्यों? क्योंकि जो भी डेटा यूजुअली स्टडी में आता है, मे बी वो सेल्स का हो, प्रॉफिट का हो, किसी भी चीज का, तो वो ग्रो करता हुआ आएगा ना, थोड़ा तो आगे बढ़ रहा है ना, रेवेन्यू सेल्स, एक भी प्रोडक्ट बिका तो बिक गया है ना वो, तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो ये ऊपर की तरफ आता है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव यहाँ पे है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा ग्राफ हम ऐसे ही दिखाते हैं कि ग्राफ को हमेशा इस टाइप से हम, तो वो ये देखो ये और ये और ये एक्सेस में नहीं, हम इधर ही कुछ ग्राफ दिखाते कि भाई ये ऐसा ग्राफ है या ऐसा ग्राफ है जो भी। सो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है एक नॉर्मल अरिथमेटिक वैल्यूज को, वो इन एक्सिस में, इन क्वाड्रेंट्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यूज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके अकॉर्डिंग उसको लगा दिया। अब इसमें कुछ चीजें रहती हैं जो आपको उस ग्राफ में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफ है ना, जो भी आपने ग्राफ बनाया इसका हेडिंग होगा, ये यहाँ हेडिंग आता, मतलब आपने ग्राफ बनाया तो उसके ऊपर हेडिंग है, यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया तो इसके ऊपर हेडिंग है। ये हेडिंग ब्रीफ में आपको बता देगा कि ग्राफ एक्चुअली किस बारे में। तो शॉर्ट में हेडिंग इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको एक छोटे से टाइटल में, कुछ वर्ड्स में, शॉर्ट सेंटेंस में आपको बता देगा कि व्हाट दिस ग्राफ इज ऑल अबाउट। ओके, देन चॉइस ऑफ स्केल। अब जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग कैसे करते हो आपने देखा ना, बॉक्स बने रहते हैं, तो मान लो आपने 0 से स्टार्ट किया तो 0 से 1 आएगा या 0 से 10 आ जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे तो जो बने होते हैं बॉक्स ऐसे सेंटीमीटर्स में होते हैं, मिलीमीटर्स का भी होता है वहां। लेकिन आप एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर का भी, 1 करोड़ भी कंसिडर कर सकते हैं, 100 भी, 1000 भी, 1 लाख भी और व्हाटएवर। तो आपको जो स्केल है वो जो भी डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल सिलेक्ट करना है कि वो बॉक्स का साइज आपको कितना रखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास यदि ऐसा कोई ग्राफ है जो 10 पॉइंट स्केल पे चल रहा है, मतलब 5 6 7 ऐसा दिखा रहा है, तो देन डू नॉट ऑप्ट फॉर 10, 0 के जस्ट बार 10 मत लो, क्योंकि वरना वो छोटू सा ग्राफ बन जाएगा। 5 6 0 ना, ऐसा यदि वो बॉक्स इतना बड़ा है पहला वाला और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यदि आपने 10 यहाँ पे ले लिया तो 5 और 6 तो इतना सा ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इतना सा ग्राफ दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो इसीलिए आप इसको 10 की जगह पे 1 कंसिडर करो, 2 3, तो ग्राफ दिखने में थोड़ा बड़ा दिखेगा, वाइस वर्सा, जैसा भी आपको सुटेबल। तो स्केल का ध्यान रखना जरूरी है, और ग्राफ जब भी बनाते हो तो यहाँ पे स्केल भी दिखी जाती है। ग्राफ इज इनकम्प्लीट विदाउट स्केल, कि एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया है, तो स्केल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, प्रपोर्शन ऑफ ये एक्सिस जो है ना, ये स्केल से रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं, फॉल्स लाइन। कभी ऐसा होता है कि कुछ डेटा छोटा है और बाकी कुछ डेटा बहुत बड़ा है, या फिर डेटा स्टार्ट ही बहुत लेट हो रहा है, जैसे कि 40,000 50,000 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 50,000 51,000 53,000। अब यदि मैं 50,000 डायरेक्ट पहले वाले को 50,000 मान लूंगा तो फिर तो बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसको मानते तो से 1000 में है, यहाँ पे ना क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल्स लाइन का बता रहा हूँ,
ये ऐसा रहता है, तो ये इसको यहाँ पे कट लगा देते हैं। ये कट भी हो सकता है या फिर ऐसा किंक भी हो सकता है। ये जो थोड़ा सा एक शेप दिया ना इसको, किंक या कट, इससे ये पता लग जाता है कि यहाँ तक की स्केल तो एक नॉर्मली जो 1000 की चलती है ये, अब इसके बाद सीधे 50,000, 51,000, 52,000, तो वो स्केल का डिफरेंस समझने में इजी हो जाता है जब भी आप फॉल्स लाइन का यूज कर सकते हैं। तो आपको 0 से 50,000 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप 0, 1000, 2000 लिखो, उसके बाद एक कट लगा के सीधे 48,000 या 50,000 से स्टार्ट करो, तो आपका ग्राफ दिखने में भी अच्छा दिखेगा और देखने वाले को समझ भी आ जाएगा कि भैया इन्होंने यहाँ पे स्केल को ब्रेक किया है, क्योंकि डिजिट्स बड़े हैं या नंबर्स बड़े, वैल्यूज बड़ी। ठीक, सो फॉल्स लाइन और ये स्केल का सेम कॉन्सेप्ट था, इसीलिए एक साथ बता दिया। अब प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, ये थोड़ा सा दिखावे की बात कि कोई ग्राफ दिखने में अच्छा कब दिखेगा, दिखने में अच्छा तब दिखेगा जब आप यूजुअली, यदि मान लो आपने ये 10 सेंटीमीटर का रखा है तो फिर इसको आप 15 सेंटीमीटर का रखें, इसको थोड़ा बड़ा रखो। यदि आप इसको बड़ा रखोगे और इसको छोटा रखोगे तो दिखने में थोड़ा सा ऑड दिखेगा। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखता है तो लुक उसका डिसेंट नहीं दिखता, इसीलिए ऐसा वाला लुक, क्योंकि हम नॉर्मली एक लैंडस्केप में देखना पसंद करते हैं ग्राफ को, तो ये एक्स एक्सिस जो है दैट हैज टू बी 1.5 टाइम्स वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स होना चाहिए। ये एक जनरल रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन वो लुक में अच्छा दिखता है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, इसके लिए उसको मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स में फॉलो किया जाता है कि एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा रखना है वाई एक्सिस के कंपैरिजन, देखने में अच्छा दिखता है। ठीक, देन मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं? कुछ नहीं है, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ से पॉइंट प्लॉट करते चलो इस तरह, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करो राइट की तरफ, नीचे से स्टार्ट करो ऊपर की तरफ। अब लेफ्ट से राइट हो सकता है पहला पॉइंट भी आपको हायर वैल्यू का दिया, तो लेफ्ट में पहला वाला हायर है तो यहाँ प्लॉट किया, फिर इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट प्लॉट करेंगे, जो भी वैल्यू आती जाएगी उसको प्लॉट करेंगे। तो हम प्लॉट कैसे करेंगे पॉइंट्स? लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ से। मतलब देखो क्या है, ये तुम ऑलरेडी करते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि मैं ये वाला पॉइंट पहले बना दूं या ये वाला पॉइंट पहले, ठीक है। बट देन when we write theory of something or when they want to teach us something, they make certain rules and regulations जिससे कि आपको आसानी हो काम करना, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं तो पहले इधर का बनाऊंगा, मुझे वही इजी लगता है, तो बना ले भाई, कोई ऐसा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तुमने सही पॉइंट के सामने सही बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जीरो तो यहाँ से ही देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी मेरा कंफर्ट इधर है तो मैं जीरो यहाँ से लिखूंगा पर वाई एक्सिस नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं। सो वो वाली जो वैल्यूज हैं वो आपको देखने के लिए ये बताया जाता है कि भाई लेफ्ट टू राइट बनाओगे तो कन्वीनियंट रहेगा। सो मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट क्या है, लेफ्ट टू राइट आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, जो वैल्यूज हैं वो आपने ऑलरेडी स्केल तो लगा ही दिया है, तो स्केल के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स मार्क कर, देन आपने अलग अलग टाइप की लाइन से उनको ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वन वेरिएबल, एक होता है टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल दिखाने होते हैं, जब सिंगल वेरिएबल दिखाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने ये ग्राफ ऐसा दिखा, सिंगल वेरिएबल एक ही चीज दिखाना। लेकिन अब मुझे दूसरा वेरिएबल भी इसी में दिखाना है, साइंस के मार्क्स के साथ साथ मैथ्स के भी दिखाने हैं। अब मैं सीधे स्ट्रेट लाइन से खींचूंगा ना तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे लाइन डैश करते हैं, एक और दिखाना है तो फिर मैं डॉट 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 यूज करूंगा, या फिर ऐसा कुछ लाइन डॉट, मतलब आपको एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करना, डिफर करना। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, देन टेबल ऑफ द डेटा, जिस डेटा से आपने ग्राफ बनाया है उसका टेबल हो सके तो साथ में ही दे दो। क्यों? इससे क्या फायदा होगा, ग्राफ के साथ टेबल देने से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ग्राफ इधर है टेबल इधर है तो उसको देखने वाले को क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये जो टेबल की वैल्यूज है वो प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ से तो उसको इजीली समझ आ गया, कंपैरिजन समझ आ गया, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, जब एक अपने टॉप पे था तो दूसरे कहां थे, ये चीजें समझ आ गई। लेकिन
आप यदि बात करेंगे कि टेबुलर फॉर्म में देखना चाहता है वेरिफिकेशन के लिए कि क्या सच में डेटा सही है या ग्राफ सही बनाया है, तो फिर आप टेबल भी साथ में वेरिफिकेशन इजी हो जाए। ओके, देन टेबल ऑफ द डेटा, देन यूज ऑफ फॉल्स लाइन, ये मैंने आपको बताया कि जब भी कभी डिफरेंसेस बड़े होते हैं वैल्यूज के बीच में, तो उस टाइम पे ऐसा कट या किंक लगा के आप रिप्रेजेंट कर सकते। लास्ट इज टू ड्रॉ अ लाइन और अ कर्व, मतलब जब आपको पॉइंट्स मिल गए तो अब आपको लाइन के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करना है या फिर उसको फ्री हैंड कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या आपका चॉइस है या फिर क्वेश्चन की डिमांड। If question is demanding a straight line, then please make a straight line graph. If a question is saying okay, just make a graph, then it is up to you that what you are going to do. Okay? So ये जो लाइन और कर्व है फाइनली पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करके बनाया जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना जरूरी कि जब मैं एक लाइन या एक कर्व बनाना शुरू करूंगा पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैंने एक तो बना लिया, यहां देख लेते हैं, स्टार्ट किया डॉटेड से, फिर मैं डार्क कर दिया, फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मैंने एक्स्ट्रा डार्क कर दिया अलग, फिर मैं वापस से नॉर्मल पे आया। ऐसा नहीं करना। ये लाइन जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी वो एक पूरे ग्राफ को, एक पूरे वेरिएबल को एक जैसी लाइन से रिप्रेजेंट करना। तो एकदम आपको एक जैसी सिमिलर लाइन बनानी है, ऐसा नहीं करना कि थोड़ी दूर पे चेंज हो गया, थोड़ी दूर पे चेंज हो गया। When you are representing a different variable, then definitely you can a different line. Definitely you can use a different line when you are showing a different variable. But when you are showing a same variable, तब आपको एक ही जैसी लाइन बनानी है। सिंगल लाइट वाली बना रहे हो तो सीधे लाइट वाली बना दो, डार्क वाली बनानी है तो डार्क वाली बना दो, ब्लैक पेन से बनानी है तो ब्लैक से बना दो, ब्लू से बनानी है तो ब्लू से बना दो। लेकिन ऐसा नहीं कि आधा अलग, मतलब सेम ग्राफ में आपने चेंजेस कर दिया। ठीक है, हाँ, एक से ज्यादा वेरिएबल है, उस दूसरे वेरिएबल को आप अलग लाइन से शो करना चाहते हो तो करो, लेकिन वो जो अलग लाइन होगी वो भी एक जैसी होनी चाहिए उस वेरिएबल की, ठीक, ताकि ग्राफ देख के उसको समझ आ जाए कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की बात करें। ठीक है, ये था, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके रूल्स हैं। वीडियो चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। ओके, सो ये आपने एक बेसिक देखा कि लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ कैसे बनाएगा। ठीक, अब हम थोड़े इसके मेरिट्स देखते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं। ओके, सो ये अब हमारा एक टॉपिक जो लाइन ग्राफ में देखना था वो ये मैंने बताया भी था कि यदि एक से ज्यादा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको मोर देन वन वाला ग्राफ बोलेंगे। वो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट से या फिर लाइन से, जैसा भी। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है तो एक ही लाइन से हो जाएगा, यदि मोर देन वन वेरिएबल है तो एक से ज्यादा लाइन से हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी पहले। अब हमारा ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो डायग्राम और ग्राफ का प्रेजेंटेशन हमारे एंड की तरफ आ रहा है और अब हम उसके लास्ट फेज में चल रहे हैं। तो जो डायग्राम्स हैं या ग्राफ्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें क्या ध्यान रखनी है जो कि ऑलरेडी बच्चे रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर साइज का डायग्राम बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अब ग्राफ पेपर दिया है तो भाई पूरा कोने से कोने तक यूज करना है तो बिल्कुल भर दिया है ग्राफ एकदम, है ना, कि नहीं हमको तो फीस भरी है हमने तो हमको वो ग्राफ को तो पूरा यूज ही करना है। ऐसा नहीं है, वो ग्राफ पेपर पे जो दिखने में अच्छा दिखे उसके अकॉर्डिंग आप साइज ग्राफ का सोचो, चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो बार डायग्राम हो, पर दिखने में वो थोड़ा सा सुटेबल लगना चाहिए। कई बार थोड़ा छोटा ग्राफ होता है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो साइज आप अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग देख लो और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्केल्स रखनी है। ऐसा ना लगे कि एक पॉइंट बहुत नजदीक है एक बहुत दूर है और वो कुछ शेप ही गड़बड़ हो गया ग्राफ का या जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये वाली चीज का भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। हेडिंग बराबर देनी है, मतलब वो हेडिंग देख के समझ में तो आए कि ग्राफ किस बारे में, ऐसा नहीं कि बस दे दी हेडिंग देने के लिए, वो शॉर्ट सिंपल रखनी है जिससे कि थोड़ा पता चला हेडिंग की जगह किताब लिख दी पूरी और फिर नीचे छोटा सा ग्राफ है और 4 लाइन का हेडिंग, ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसको सिंपल शॉर्ट करके कन्वीनियंट बनाना है दूसरे। ओके, देन साइंस एंड कलर्स, वो जो मैंने आपको बताया था अलग अलग बार जब यूज करते हैं या फिर सब डिवाइडेड में भी बार बनाते हैं तो या तो शेप बनाते हैं या तो अलग अलग कलर कर देते हैं उसको। तो वो जो स्केलिंग और कलरिंग जो किया जा रहा है ना, वो कलरिंग एंड स्केलिंग करने के लिए हमको एक चीज का ध्यान बहुत ही स्पेसिफिकली रखना है
कि कलरिंग एंड स्केलिंग करना है यूज, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी करना है कि मैंने लाइनिंग वाला इससे रिप्रेजेंट किया था, डॉट्स वाला इससे रिप्रेजेंट किया था, ब्लू कलर में ये बताया है, ब्लैक कलर में वो बताया है, वो कलर्स और साइंस का यूज करना है। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम क्यों कर रहे हैं, तो भाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लिखना ना पड़े। पर वही आपने डायग्राम तो बनाया है लेकिन लिखा भी इतना सारा है उसमें कि वो ग्राफ नहीं समझ आ रहा, डायग्राम नहीं समझ आ रहा, वो लिखा हुआ ही ज्यादा दिख रहा है। तो वर्ड्स वगैरह जितना हो सके, नंबर्स वर्ड्स ये जितना लिमिटेड यूज कर सको उतना अच्छा। तो शॉर्ट में आप अपनी बात कह सकते, उसीलिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, वरना हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर देते। देन बॉर्डर्स एंड मतलब अब आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है अपने डायग्राम को। पहले मैं जब हम स्कूल में डायग्राम वगैरह बनाते थे तो कुछ एक बच्चों ने डायग्राम को बॉर्डर करना शुरू किया। जब हमने देखा कि यार वो बॉर्डर किया हुआ डायग्राम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ना वो आईसाइट सेट हो जाती है कि इतने एरिया में देखना है तो बराबर उतने में दिखता है, तो उसका प्रॉपर बॉर्डर वगैरह सेट करके वो ग्राफ आपको बनाना। देखो ऐसा नहीं है कि यदि आपने उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाया तो वो ग्राफ गलत हो जाएगा या वो डायग्राम रॉन्ग है, ऐसा नहीं। ठीक है, अट्रैक्टिव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन की ही बात चल रही है ना। We are students of commerce, we have to learn presentation, and even though any student they have to learn presentation, so presentation का ही तो सारा खेल है। तो इसीलिए वो प्रेजेंटेशन और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए you have to keep these rules in mind। तो ये देख लें एक बार वीडियो चल रहा है क्या? हाँ, तो ये तो कुछ सिंपल रूल्स हैं कि किसी भी टाइप का डायग्राम हो तो उसको अट्रैक्टिव बनाए और ऐसा बनाए कि वो देखने वाले को भी देख के अच्छा लगे। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के मेरिट्स बड़े अच्छे से मेरिट सिंपल से हैं, आपको याद भी रह जाएंगे। तो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। देखो जो डायग्राम है वो बड़ा सिंपली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर देता है, इतना कुछ पढ़ने की बजाय वो सीधा डायग्राम से आप सिंपली उसको छोटे कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हो। तो प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन वगैरह जो देते हैं ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स वगैरह, उसमें ये ग्राफ बड़े हेल्प करते हैं कि आप इतना कुछ बोलो और एक छोटा सा ग्राफ है दैट विल से इवन मोर देन व्हाट यू हैव रिटन। ओके, देन लास्टिंग इम्पैक्ट, वो जो ग्राफ या कुछ डायग्राम में जो चीज देखी है उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हमारे दिमाग पर है। जो पढ़ी हुई चीज है शायद उसका कम हो, लेकिन जो देखी हुई विजुअलाइज की हुई चीज है ग्राफ में, उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे बहुत रहता है। आप देखो ये नॉर्मली भी बात है कि यदि आप किसी गरीब आदमी के बारे में पढ़ो या फिर आप उस गरीब आदमी का एक फोटो देख लो ओरिजिनल गरीबी का, तो वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा देर तक बैठा है। सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। सो डायग्राम हैज दैट पावर to create an impact. Then no training to read. Even a layman who is an uneducated person can say कि भाई ये वाली लाइन ऊपर जा रही है तो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। We don't need to have those literal sense कि ये रीडिंग बढ़ रहा है, क्यों ग्राफ देख के समझ जाएगा कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है या फिर कैसा चल रहा है। तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। ये अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव है, ये बार बार हमारा हो चुका है डिस्कशन कि ग्राफ एंड डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव। देखना आप किताबें भी हमेशा हम जब पढ़ने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो मैं यूजुअली मेरे पास दो ऑथर ही अवेलेबल है, तो बुक विच इज अ बेटर डिजाइन आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, इसमें कि थोड़े डायग्राम्स वगैरह, थोड़े कलर यूज किया हुआ है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा है, तो दैट आई विल गो बिकॉज दैट विल सपोज इफ आई एम नॉट इन अ मूड टू रीड अ बुक बट दैट डायग्राम्स मे क्रिएट माय मूड और दे कैन एनहांस माय रीडिंग, तो इसके लिए वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होते हैं डायग्राम। क्विक कंपैरिजन, यदि आपको दो चीजों में क्विक कंपैरिजन करना है तो ग्राफ देख के आप तुरंत कंपैरिजन कर सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जिस वक्त ये ऊपर जाता है उस वक्त दूसरा भी ऊपर जाता है। ये कोरिलेशन में आता है कि भाई एक चीज जब 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 प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये पढ़ना अलग बात, ग्राफ में देख के तुरंत समझ आ जाता है। देखो तो वो ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, जिस वक्त तो ऊपर जाता है ये नीचे जाता है। ये वाला ग्राफ को स्टडी करना आपको आगे काम आएगा, कॉस्ट वगैरह रेवेन्यू के जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कंपैरिजन में काम आता है। तो क्विक कंपैरिजन हो जाता है डायग्राम देख के। देन इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, कम जगह में कम स्पेस में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कंपैरिजन भी सेम टाइम पे हो रहा है, जितना टाइम उसको देखने में लग रहा है उसी टाइम पे कंपैरिजन हो रहा है। एंटरटेनिंग इसलिए बिकॉज इट्स क्वाइट नेचुरल कि ग्राफ या डायग्राम देखना इज मोर एंटरटेनिंग रादर देन से रीडिंग, और से वो पूरा वो काला अक्षर दहेज बराबर टाइप पूरा रीड कौन करेगा यार। तो ग्राफ देख के समझ गए कि अब देखो क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड की डिटेल्स और वो एक जो ग्राफ बीच में बताता है, वो ग्राफ देख के आपको पता लग जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो यदि हम दूसरे के ग्राफ से काफी पीछे चल रहे हैं तो हमको समझ आ जाता है कि ये तो वीक कंडीशन, जिसको नहीं पढ़ते आता ना वो भी बताते हैं कि हाँ यार ये हमारी कंडीशन अच्छी है। वो
एंटरटेनिंग है, वो लोगों को देखने में थोड़ा सा चेंज होता है तो देखने में अच्छा लगता है। लोकेशन ऑफ एवरेजेस, अब ये आगे आएगा, एवरेज और कोरिलेशन हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे जब। तो मीन, मीडियन, मोड हिस्टोग्राम से आप निकाल सकते हो, आपको मीडियन और मोड ढूंढने में हेल्प मिल जाती है। कोरिलेशन यानी कि एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे पे कैसा पड़ता है, वो भी आपको ग्राफ से इजीली समझ आ जाए। तो ये इसके कुछ मेरिट्स, ठीक है। तो कुछ मेजर हमने ले लिए यहाँ पे, ये वाले इसके मेरिट्स हैं। किसके? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के मेरिट्स, सिर्फ लाइन ग्राफ की नहीं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ओके। सो बिकॉज वी आर कंक्लूडिंग द चैप्टर, देन लिमिटेशंस। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जरूरी थोड़ा सा अच्छा ही हो, कुछ लिमिटेशन भी। क्या? एक तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ये इसका मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज ऐसे हो सकता है कि कुछ स्टैटिस्टिकल तिकड़म भिड़ा के, ग्राफ का फॉल्स लाइन का यूज करके, थोड़ा सा कहीं पे स्केलिंग को चेंज करके ग्राफ को कुछ ऐसे दिखाओ कि देखने वाले को लगे कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है। तो ये होता है कई बार, वो मार्केटिंग को थोड़ी देर की ऐड आती है, उसमें आपको क्या बताएगा, वो पीछे 2-4 ग्राफ चल रहे होते हैं, आपको लगता है सब अच्छा जा। तो ये मिसयूज डेटा का करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है, ओके। कंपैरिजन के लिए, किसी चीजों के लिए भी किया जाता है। आप अपने कंपनी का स्केल कुछ अलग बता रहे हो, दूसरी कंपनी का स्केल कुछ अलग बता रहे हो, उसके ग्राफ को अपने ग्राफ एक साथ मिक्स करके दिखा दिया आपने, तो वो कुछ ठीक नहीं है, ओके। तो मिसयूज हो सकता है। फर्स्ट वन इज लिमिटेड यूज। इसका बड़ा लिमिटेड यूज है इस सेंस में, जैसे सेंसस का डेटा, आपने डेटा कलेक्ट किया, अब डेटा को टेबुलर प्रेजेंटेशन तो ठीक है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे, पूरे इतने 1 करोड़ लोगों का डेटा। तो यदि कोई पर्टिकुलर कंपैरिजन की बात है या टाइम सीरीज का ग्राफ है, थोड़ा एक लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ डेटा है जिसको आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, उसको तो आप ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दो, लेकिन आप हर एक रिसर्च के डेटा को ग्राफिकली तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। उसको कोई कंपैरिजन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो फिर आप उसको क्यों दिखाना चाहते? तो एक थोड़ा सा लिमिटेड यूज होता है डायग्रामेटिक का, जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है, टाइम सीरीज की बात आती है, उस जगह पे यू यूज डायग्रामेटिक एंड लाइन ग्राफ। अदरवाइज then you can use different types of presentations, not only diagrammatic, okay. And last is only preliminary conclusions, that many a times a diagram is just giving a starting conclusion, it may not lead to the final purchase or final sale. आपने ऐड में ग्राफ दिखा दिया तो उसकी वजह से सामने वाला आके चीज खरीद नहीं लेगा। इट कैन बी a preliminary conclusion कि आपकी कंपनी दूसरे की कंपनी से बेटर है, ऐसा हमने देखा था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको लगा, लेकिन अभी वो उस पर और कंक्लूजन जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज नाउ कस्टमर्स एंड पीपल आर गेटिंग स्मार्टर। अब उनको उतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, और ये अच्छी बात है। पहले ज्यादा जल्दी बेवकूफ बना लेते थे लोगों को, अब नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज पीपल दे आर लर्निंग थिंग्स, अब उनको समझ आ रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है एंड ऑल। तो ये चीजें हैं कि प्रिलिमिनरी ग्राफ जो है वो प्रिलिमिनरी कंक्लूजन पे वर्क करता है, वो आपको एक स्टार्टिंग आइडिया देता है, बेसिक आइडिया ऑफ सर्टेन थिंग, ओके। सो प्रिलिमिनरी कंक्लूजन ये था। अब ये थे कुछ लिमिटेशंस, मेरिट्स और रूल्स, ओके। सो हियर वी एंड अवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एज अ चैप्टर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट है ना, वो यूनिट का एक मेजर पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, थ्योरी वाला। Now we will get into some serious statistics, some numericals and understanding कि हाँ what are the averages, central tendencies क्या हैं, correlation, index number and all, we'll get into that. यहाँ तक हमारे जो steps थे उसमें diagrammatic presentation was like a presentation of data was the step. तो इसके आगे now we will move on to the next step. तो we have achieved the great deal of steps. पहले हमने data collection सीखा, फिर उसका organization, उसके बाद उसका presentation. Now we'll move on. And in the upcoming videos we'll study about the central tendencies and all, okay. तो keep on reading the books. आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और किताब को साथ साथ में रीड करना है। वीडियो में गया या बताया गया इट्स क्लासरूम स्टाइल, सो वी आर जस्ट टीचिंग। क्लास में पढ़ाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आपके साथ वही रहता है जो आपने रीड किया है। सो ये देखने के बाद आपको पढ़ना भी है, डाउट है एक बार फिर से आके देखो, फिर से जाके और कोई डाउट है राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।